अध्याय 1954 सट्टेबाजी 1। यह दवा प्रभावी है। आंदोलन में बाई रुआंकी की आंखें लाल हो गईं। वह अपने दादा की स्थिति से अधिक अवगत थी। अगर उसकी बेहतर खेती के लिए नहीं, तो वह पहले ही मर चुका होता। फिर भी वह भी अपने जीवन के अंत में आ रहा था। सबसे अधिक संभावना है वह अगले 2 दिनों के भीतर अंतिम सांस लेंगे। इस प्रकार उसके लिए यह चौंकाने वाला था कि उसके दादाजी उठेंगे और साफ पानी की एक बोतल पीकर बोलेंगे। साफ पानी की बोतल पीने के बाद यहाँ तक उनके संप्रदाय की सबसे उन्नत जीवन निरंतरता की गोली का भी इतना उल्लेखनीय प्रभाव नहीं था। ओल्ड मास्टर बाई फैंग तुरंत एल्डर बाई ये की मदद करने के लिए दौड़े। उसी समय उन्होंने अपनी आंतरिक स्थिति की जांच करने के लिए अपनी झेकी को दूसरे पक्ष के शरीर में डाल दिया। एक क्षण बाद उसकी आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं और उसने टिप्पणी की, ओल्ड मास्टर की चोटें वास्तव में थोड़ी ठीक हो गईं। जबकि रिकवरी बहुत स्पष्ट नहीं थी, यह एक सच्चाई थी कि दवा ने काम किया। एल्डर बाई ये के अंगों, झिकी और आत्मा को नष्ट करने वाली विनाशकारी ऊर्जा पर वास्तव में अंकुश लगा दिया गया था। वह विनाशकारी ऊर्जा सिटी ऑफ कोलैप्स स्पेस की एक अनूठी और अजेय शक्ति थी, और दुनिया में ऐसी कोई ज्ञात दवा नहीं थी जो इसका इलाज कर सके। कौन जानता था कि बाई रुवानिकिंग ने साफ पानी की बोतल जो लाकर रखी थी, वह अकल्पनीय हो जाएगी। युवा मालकिन, तुमने दवा की वह बोतल कहाँ से खरीदी? बाई फैंग ने उत्सुकता से पूछा। मैंने इसे आंतरिक शिष्यों के बाजार से खरीदा था। बाई रुआंकिंग ने अपनी चौंका देने वाली स्थिति से जल्दी से बाहर कर दिया। तुमने सिर्फ एक बोतल खरीदी। यह शायद दवा की अपर्याप्त मात्रा के कारण था कि एल्डर बाई ये केवल थोड़ी ही ठीक हो पाई थी। फिर भी वर्तमान स्थिति से यह स्पष्ट था कि एल्डर बाई ये की चोटों को रोकने के लिए साफ पानी का प्रभाव था। जब तक उन्होंने इसकी पर्याप्त मात्रा हासिल कर ली, तब तक एल्डर बाई ये के लिए उस पीड़ा से पूरी तरह से उबरना संभव था, जिससे सभी संप्रदाय के चिकित्सक ठिठक गए थे। मैंने सोचा कि यह एक घोटाला भी हो सकता है, इसलिए मैंने खरीदा बस इसे आजमाने के लिए। बाई रुआंकी का चेहरा लाल हो गया। यह बिल्कुल भी घोटाला नहीं है। यह शब्द के हर अर्थ में एक सच्ची दिव्य औषधि है। जल्दी मुझे वहां ले चलो, बाई फैंग ने आंदोलन में आग्रह किया। हमें इसमें से उतना ही खरीदना है जितना है। अगर हम इसे पर्याप्त मात्रा में इकट्ठा कर लें, तो बूढ़ा मास्टर निश्चित रूप से ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ, चलो अभी चलते हैं। बाई फैंग के रवैये ने बाई रुआंकी को महसूस कराया कि इस बार वास्तव में एक चमत्कार हुआ था। इस प्रकार वह जल्दी से बाहर निकली और अपने हवाई जानवर पर छलांग लगा दी। यह बहुत धीमा होगा, मैं तुम्हें संभाल लूंगा। लेकिन इससे पहले कि हवाई जानवर बंद होता, बाई फैंग की आवाज अचानक हवा में सुनाई दी, जिसके बाद बाई रुआंकी ने महसूस किया कि उसका शरीर जमीन से उठ रहा है और एक आश्चर्यजनक गति से आंतरिक शिष्यों के बाजार की ओर दौड़ रहा है। उसे अपने गंतव्य तक पहुंचने में कुछ ही सांसें लगी। उतरने पर उसने जो पहला काम किया, वह था कि उसने दवा खरीदी थी, लेकिन वह पहले ही खाली हो चुकी थी। भयभीत होकर अपनी आंखें चौड़ी करते हुए वह तुरंत बगल के विक्रेता की ओर मुड़ी और उत्सुकता से पूछा, वह व्यक्ति जिसने आपके बगल में जेड की दवा की बोतलें पहले बेची थी, वह कहाँ गया था? मादा डायनासोर को इतनी जल्दी लौटते देख विक्रेता डर गया, और उसके पास एक बुजुर्ग भी था जो उसके साथ उड़ सकता था। विक्रेता ने डर के मारे थोड़ा सा जवाब दिया, वह पहले ही जा चुका है। क्या आप जानते हैं कि वह किस वंश से है या वह किस बुजुर्ग से है? बाई रुआंकी ने दबाया। मुझे नहीं पता, विक्रेता ने उत्सुकता से उत्तर दिया। वह केवल आज आया है, इसलिए हम उससे परिचित नहीं हैं। भले ही उसने आपको नकली दवा बेची हो, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। उद्धरण चिन्ह। यह सही है, यह सही है। हम वास्तव में उसे बिल्कुल नहीं जानते हैं। हम जानते थे कि उसने आपको नाराज किया है, इसलिए हमने उसे वह सामान भी नहीं बेचा जो वह चाहता था। मैं जानता था कि वह एक अच्छा इंसान नहीं था। अगली बार जब वह आएगा तो मैं उसे सबक सिखाना सुनिश्चित करूंगा ताकि वह कभी भी आंतरिक शिष्यों के बाजार में कदम रखने की हिम्मत न करे। फिर से अन्य विक्रेताओं ने तुरंत पहले वाले युवक से दूरी बनाने की कोशिश की। बाई रुआंकी जब से आंतरिक शिष्यों के बाजार में पहुंची, तब से वे उस पर कड़ी नजर रख रहे थे, इसलिए उन्होंने उसे पहले उस युवक से नकली दवा खरीदते हुए देखा था। यह देखते हुए कि बाई रुआंगिंग इतनी जल्दी कैसे लौट आई थी, संभावना थी कि उसे एहसास हो गया था कि उसके साथ धोखाधड़ी हुई है और वह उस युवक को सबक सिखाने के लिए वापस चली गई। फंसाए जाने से बचने के लिए उनके पास इस मादा डायनासोर को खुश करने के लिए युवक से दूरी बनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यह देखकर कि कैसे हर कोई युवक के खिलाफ बोल रहा था, बाई रुआंकिंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गई।
उसने अपने स्वर में घबराहट के संकेत के साथ पूछा, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? क्या उसने आपको नकली दवा नहीं बेची? बगल के विक्रेता ने पूछा। उनकी दवा असली है। मैं उन्हें धन्यवाद देने और कुछ और बोतलें खरीदने के लिए यहाँ आई थी, बाय रुआकिंग ने उत्तर दिया। उनकी दवा असली है। अन्य विक्रेता सब सहमे हुए थे। इतना बड़ा चढ़ाकर दावा करने वाला ऐसा कैजुअल स्टोर क्या असली था? क्या वह यहाँ अपना माल बेचने नहीं आया था? वह इतनी जल्दी क्यों चला गया? बाय रुवानेकिंग ने पूछा। उसने अपने आसपास के लोगों के हाव भावों में एक विसंगति देखी, इसलिए उसने झुंझलाहट के साथ कहा, मैं सच के अलावा कुछ नहीं सुनना चाहती। मुझे यकीन है कि आप मुझसे झूठ बोलने के परिणामों को समझते हैं। यह वह दवा बेचने के लिए यहाँ आया था क्योंकि वह एक ईथर टोकन खरीदना था। हालांकि हमें लगा कि उसने आपको नाराज किया है, इसलिए हमने उसे बेचने से इनकार कर दिया और उसे छोड़ने का आग्रह किया। आपने उसे जाने के लिए कहा। बाय रुआकिंग आखिरकार समझ गई कि क्या हो रहा है, और उसका रंग अविश्वसनीय रूप से भयानक हो गया। वह मेरे दादाजी के हितैषी हैं, फिर भी आप में से बहुतों ने उन्हें धक्का देने की हिम्मत की। चूंकि यह मामला है, मादा डायनासोर के रूप में बाय रुआकिंग की प्रतिष्ठा केवल दिखावे के लिए नहीं थी। जैसे ही उसे किसी ऐसी चीज का सामना करना पड़ा जिससे वह असहमत थी, उसने बिना किसी हिचकिचाहट के एक चाल चली, और उसके वार निर्दयी थे। कुछ ही पलों में भीतर के शिष्यों के बाजार के सभी विक्रेता दर्द से कराहते हुए जमीन पर पड़े थे। अपनी कमर पर हाथ रखते हुए वह बर्फीली ठंडी आवाज में बोली, उसे ढूंढो। अभी इस वक्त। यदि आप उसे रात के समय से पहले नहीं ढूंढ पाते हैं, तो मुझे आपकी प्रतीक्षा में मारपीट का एक और दौर मिलेगा। दौड़ने की कोशिश मत करो, यह व्यर्थ है। उनके अलावा जो संप्रदाय छोड़ चुके हैं या मर चुके हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे मैंने देखा हो जो मुझसे दूर हो गया हो। भीड़, बिल्ली। उन्हें कैसे पता चला कि ऐसी छायादार दुकान में बिकने वाली दवा वास्तव में प्रामाणिक होगी? इस तरह के इलाज के लायक होने के लिए उन्होंने दुनिया में ऐसा क्या गलत किया? इस बीच झांग हुआन अपने आवास पर लौट आया था। उसने काओ चेंगली से प्राप्त एक ईथर टोकन को निकाला और उस पर खून की एक बूंद टपका दी, जिसके बाद उन्होंने अपनी चेतना को उसमें विसर्जित कर दिया। ईथर टोकन को सक्रिय करने का पूर्वानुभव होने के कारण उसकी चाल पहले की तुलना में बहुत तेज थी। स्टारलाइट सिटी के ईथर हॉल के विपरीत, जब वह आरोही बादल तलवार मंडप के ईथर हॉल में प्रवेश किया तो कोंगशी से कोई परिचय नहीं था। उन्होंने जल्दी से अपनी शारीरिक स्थिति की जांच की और पाया कि उनकी साधना वास्तव में प्राचीन ऋषि एक दान में थी। इससे उन्हें काफी राहत महसूस हुई। वो स्टारलाइट सिटी के ईथर हॉल में सेंट एक डैन बैक में अपनी खेती को दबाने के लिए अभ्यस्त नहीं हो सका। इतने सारे युद्धाभ्यास थे कि वह अपनी ताकत और गति की सीमाओं के कारण दूर नहीं जा सका, इसलिए यह उसके लिए काफी निराशाजनक था। मैं अब खुद को वर्ल्ड्स एज नहीं कह सकता, झांग शुवान ने सोचा। स्टारलाइट सिटी के ईथर हॉल में वापस, उसने खुद को वर्ल्ड्स एज नाम दिया था और हो जियान के और अन्य लोगों के साथ लड़ाई लड़ी थी। वर्तमान में एल्डलू यून और अन्य लोगों ने सोचा था कि डेन शियाओटियन वर्ल्ड्स एज थे, इसलिए यदि यह नाम अभी सामने आया तो यह अविश्वसनीय रूप से संदिग्ध होगा। अगर वह इस नाम से संप्रदाय के नेता और बड़ों को पीटने की हिम्मत करता, तो वे शायद अगले ही पल उसके दरवाजे पर दस्तक देते। चूंकि यह ईथर हॉल में सिर्फ एक उपनाम है, इसलिए मुझे इसमें इतना विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं सिर्फ एक यादृच्छिक के साथ क्यों नहीं जाता? झांग जुआन ने एक ऐसे उपनाम के साथ आने से पहले एक पल के लिए सोचा जिससे वह संतुष्ट था। आइए, आई एम लो प्रोफाइल के साथ चलते हैं। मैं चालू हूँ। सच कहूँ तो उन्हें खुद को वर्ल्ड्स एज कहने का अफसोस था। जब भी दूसरे लोग उसे उस उपनाम से बुलाते थे, तो उसे ऐसा लगता था कि उसके पूरे शरीर पर उठ रहे आंवले से उसके बाल झड़ जाएंगे। यह बहुत क्रिंगी था। दूसरी ओर, आई एम लो प्रोफाइल उनके स्वभाव और विनम्र व्यक्तित्व के अनुकूल था। एक नाम चुनने के बाद झांग हुआन आगे बढ़ा और उसके सामने एक बड़ा महल दिखाई दिया। शीर्ष पर एक विशाल पट्टिका लटकी हुई थी जिस पर लिखा था, आरोही बादल तलवार मंडप ईथर हॉल। झांग जुआन ने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। उसके सामने जो हलचल हुई वह अद्भुत थी। सड़कों पर भारी भीड़ उमड़ी। लगभग सभी की पीठ पर तलवार थी, और वह हवा में तलवार की मंशा को महसूस कर सकता था। वह एक राहगीर के पास गया और कुछ बुनियादी जानकारी के बारे में पूछा। अन्य ईथर हॉल की तरह, तलवार मंडप सिक्के अर्जित करने का सबसे तेज तरीका द्वंद्वयुद्ध की अंगूठी में लड़ना था। इस सेटिंग ने झांग जुबान के साथ पूरी तरह से ठीक काम किया। इस प्रकार, वह जिस पहली जगह पर गए, वह द्वंद्वयुद्ध था। अंगूठी
डिंग 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 डिंग। उस समय रिंग में दो युवक लड़ रहे थे। चूंकि ईथर हॉल में किसी की उपस्थिति को बदलना संभव था, इसलिए दोनों सेनानियों में से किसी एक की सही पहचान बताना असंभव था। इसलिए भीड़ को दो सेनानियों के बीच बेहतर अंतर करने के लिए दो सेनानियों ने अलग अलग रंगों के कपड़े पहने हुए थे, एक हरा और एक सफेद। हरे कपड़े पहने युवक की तलवारबाजी तेज और तेज प्रकृति की थी, जिससे उसका सामना करना मुश्किल हो गया था। दूसरी ओर सफेद कपड़ों वाला युवक अपने पैरों पर बेहद फुर्तीला था और उसकी तलवारबाजी हल्की और लचीली थी। उनकी तलवारबाजी में भारी अंतर के बावजूद वे एक दूसरे के साथ समान आधार पर लड़ रहे थे। इतना खराब भी नहीं। एक संक्षिप्त नजर डालने के बाद झांग जुबान ने सहमति में सिर हिलाया। जैसा कि आरोही बादल तलवार मंडप के आंतरिक शिष्यों से अपेक्षित था, उनकी तलवारबाजी वास्तव में हो जियांग और अन्य की तुलना में उच्च स्तर पर थी। उन्होंने पहले से ही अपनी तलवारबाजी के साथ अपना व्यक्तिगत रास्ता बना लिया था और उनके द्वारा किए गए प्रत्येक आंदोलन के पीछे अपनी गहरी अवधारणा थी। अपनी कम उम्र के बावजूद वे पहले से ही दादा दादी के स्वभाव को धारण कर रहे थे। यहाँ तक स्वॉट सेंट चिंग और मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट के अन्य लोगों की तलवारबाजी भी इसकी तुलना नहीं कर सकती थी। भाई, क्या आप शर्त लगाना चाहेंगे? जब झांग शुवान उनकी हरकतों का अध्ययन कर रहा था, तभी अचानक उसके कानों से एक धीमी आवाज गूंज उठी। उसने अपना सिर घुमाया। उसने देखा कि एक भूरे रंग का युवक उसके चेहरे पर चुपके से उसकी ओर देख रहा था। ईथर हॉल में लगभग सभी अवतारों को ब्यूटी फिल्टर और फोटोशॉप के माध्यम से रखा गया था, इसलिए यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं थी कि इस स्थान के भीतर हर कोई सभ्य दिख रहा था। फिर भी इस भूरे रंग के कपड़े वाले युवक की आंखों में एक संदिग्ध चमक थी जिससे वह अविश्वसनीय रूप से संदिग्ध लग रहा था। यह कैसे काम करता है? झांग हुआन ने पूछा। 6 संप्रदायों में से एक के रूप में आरोही बादल तलवार मंडप ने दुनिया के सामने एक ईमानदार और अनुशासित छवि बनाए रखी। इसे देखते हुए यह संभावना नहीं थी कि यह अपने शिष्यों को जुए में शामिल होने की अनुमति देगा, इसलिए द्वंद्वयुद्ध के लिए कोई आधिकारिक सट्टेबाजी सेवा नहीं थी। सबसे अधिक संभावना है यह युवक कुछ अतिरिक्त पैसे कमाने की उम्मीद में एक निजी सट्टेबाजी सेवा के लिए एक अवैध दलाल के रूप में काम कर रहा था। सरल हरे कपड़े वाले युवक पर ऑड्स 1 से 1.5 है और सफेद कपड़े वाले युवक पर ऑड्स 1 से 1.1 है। यदि आप ड्रॉ पर बेट लगाते हैं तो ऑड्स 1 से 5 तक हैं, ग्रे पोशाक युवक ने उत्तर दिया। सफेद कपड़ों वाले युवक के लिए भुगतान इतना कम क्यों है? झांग हुआ ने संदेह से पूछा। उनके जीतने की संभावना अधिक है। वह अब तक 300 से अधिक लड़ चुका है और उसने उनमें से 200 पर जीत हासिल की है। इसका मतलब है कि उसकी तलवारबाजी दुर्जेय है। धूसर वस्त्र वाले युवक ने उत्तर दिया। क्या आप दांव लगाने की कोशिश करना चाहेंगे? जरूर। झांग जुबान ने मुस्कुराने से पहले युगल रिंग पर दोनों की एक नजर डाली। उसने 2 उंगलियां उठाई और कहा, मैं 20 तलवार मंडप के सिक्कों को हरे कपड़े वाले युवक की जीत पर दांव पर लगाऊंगा। आप 20 तलवार मंडप के सिक्कों पर दांव लगाने जा रहे हैं? भूरे रंग के कपड़े वाले युवक ने हैरानी से कहा। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह अपरिचित युवक अचानक से इतना बड़ा दांव लगा देगा। जैसा कि झांग जुबान ने सोचा था, भूरे रंग के कपड़े वाला युवक वास्तव में एक अवैध दलाल था। जबकि आरोही बादल तलवार मंडप ने अपने शिष्यों को जुआ खेलने की अनुमति नहीं दी, इसके नियमों पर इसका प्रवर्तन उतना सख्त नहीं था। जब तक मामला हाथ से नहीं निकलता, कोई इसकी परवाह नहीं करता। आमतौर पर निजी बेटिंग सेवाओं को प्राप्त होने वाले दांव बहुत बड़े नहीं होंगे, 2 से 3 तलवार मंडप के सिक्कों तक। यह पहली बार था जब ग्रे रोबेड युवक ने किसी को एक ही बार में 20 तलवार मंडप के सिक्के ठोके हुए देखा था। जान हुआ ने ग्रे रोबेड युवक के संदेह के जवाब में शांति से सिर हिलाया। मैं आपको पहले चेतावनी दूंगा कि शर्त से पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है, ठीक है? ग्रे रोबेड युवक ने द्वंद्वयुद्ध की अंगूठी को देखते हुए कहा। वर्तमान में सफेद कपड़े वाला युवक स्पष्ट रूप से लाभप्रद स्थिति में था। अपने अथक हमले के तहत हरे रंग के कपड़े पहने युवक बार बार पीछे हटने को मजबूर हो गया। हर्षित हंसी के साथ भूरे रंग के कपड़े वाले युवक ने एक कार्ड निकाला जिस पर 20 लिखा हुआ था और यह कहते हुए उसे पास कर दिया, पहले अपना पैसा मुझे दे दो। मैच के अंत में यदि आपने बाजी जीत ली है तो आप इस कार्ड से अपनी जीत प्राप्त कर सकते हैं। बेशक अगर आप हार जाते हैं तो कार्ड पूरी तरह से बेकार हो जाएगा। झांग हुआ ने सिर हिलाया। उसने पहले से ही अपना ईथर कार्ड तैयार किया था और उसने अपने 20 तलवार मंडप के सिक्के उसमें जमा कर दिए थे। केवल एक हल्के नल के साथ 20 सिक्कों को भूरे रंग के वस्त्र वाले युवक को हस्तांतरित कर दिया गया।
हे, अपने कार्ड में अतिरिक्त 20 तलवार मंडप के सिक्कों को देखकर भूरे रंग के वस्त्र वाले युवक भीड़ से बाहर बैठने के लिए बुनाई से पहले खुशी से मुस्कुराया। जल्द ही एक समान कपड़े पहने एक युवा महिला चली गई और उससे पूछा, ये कैसा चल रहा है? मैं अभी एक मूर्ख से मिला हूँ। उसने हरे कपड़े पहने युवक की जीत पर 20 तलवार मंडप के सिक्कों की शर्त लगाई। भूरे रंग के कपड़े वाले युवक ने उल्लासपूर्वक उत्तर दिया, एन 20। वो मूर्ख, युवती खिलखिलाकर हंस पड़ी। ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे हरे कपड़े वाला युवक जीत सकता है। हमारे सूचना नेटवर्क के माध्यम से हमें पता चला है कि सफेद कपड़े वाला युवक सीनियर मोहे है जबकि हरा कपड़े वाला युवक जूनियर हुजियो है। बाद वाला केवल 2 साल से भी कम समय पहले संप्रदाय में शामिल हुआ था, तो वह सीनियर मोहे के लिए एक मैच कैसे हो सकता है? वास्तव में यह अनिवार्य रूप से 20 मुक्त तलवार मंडप के सिक्के हैं। भूरे रंग के कपड़े वाले युवक ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। हालांकि उस समय जैसे ही हरे कपड़े पहने युवक को द्वंद्व युद्ध की अंगूठी के किनारे पर धकेला गया था, उसने अचानक आगे की ओर चार्ज किया और तलवार की चीका एक शक्तिशाली उछाल छोड़ा। पुहे, अचानक हुए पलटवार ने सफेद कपड़े वाले युवक को ऑफ गार्ड पकड़ लिया, जिसके परिणामस्वरूप उसकी छाती पर घातक प्रहार हुआ। इसके साथ ही हरे रंग के कपड़े वाले युवक ने द्वंद्व जीत लिया था।